नेपाल इस वक्त भयानक जन विद्रोह की गिरफ्त में है। बगावत इतनी तेजी से फैली और इतनी तीखी हुई कि एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को उनके आवास में जिंदा जला दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली को अपने आवास से भागना पड़ा। पूरा नेपाल इस वक्त सेना प्रमुख के हवाले है और नेपाल में सेना प्रमुख का आदेश पूरी तौर से काम कर रहा है। एक तरीके से कहें तो नेपाल में अब कोई सरकार नहीं रह गई है। हालत यह है कि पूरे नेपाल में जगह जगह भंसार कार्यालय जलाए जा रहे हैं, चौकियां तोड़ी जा रही हैं, नेताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, कई मंत्रियों के आवास जला दिए गए हैं और अब लोगों को एहसास हो रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया है। इसलिए काठमांडू के एक बड़े नेता जो इस आंदोलन के नायक के तौर पर देखे जाते हैं, बालन शाह, उन्होंने अभी अपील की है कि आंदोलनकारी अपने घरों को लौट जाएं। लेकिन अभी आंदोलन निष्प्रभावी नहीं हुआ है। साथियों, ये दुनिया का अनोखा आंदोलन है। इसे जेन जेड आंदोलन कहा जाता है, जिसमें आंदोलनकारी 28 साल से ऊपर की आयु जेड जनरेशन से ऊपर के लोगों को इससे अलग रखा जा रहा है। ये पूरी तौर से गैर सियासी अराजनीतिक आंदोलन कहा जा रहा है। कुछ लोग इसमें पीछे से कुछ लोगों का हाथ देख रहे हैं, आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि ताकतों का इस आंदोलन के पीछे हाथ हो। ये बिल्कुल उसी तर्ज पर यह आंदोलन चल रहा है जिस तरीके से कभी भारत में केजरीवाल और उनके साथियों ने चलाया था। कारण ये कहा जा रहा है कि नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया था और इसी को लेकर यह आंदोलन चला 8 तारीख से। लेकिन मुद्दा भ्रष्टाचार बना, मुद्दा विकास बना, अपराध और हिंसा बना और कुल मिलाकर के एक लोकतांत्रिक देश में जितनी भी समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे 3 दिन के आंदोलन में ये सारी समस्याएं आंदोलनकारियों का मुद्दा बन गई। अब मैंने एक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शरदेन त्रिपाठी जी, उनसे सवाल किया। उनसे मैंने जानना चाहा कि आंदोलन क्या है, इसमें कहीं बाहरी शक्तियों का हाथ तो नहीं है। नेपाल में कुछ लोगों की खुसर पुसर ऐसी है कि भारत भी इसमें कुछ भूमिका निभा रहा है। तो मैंने इस स्थिति को जानने की कोशिश की। ये आप कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी में शिक्षक हैं और इधर आपका पड़ोस, आप बॉर्डर पे यूनिवर्सिटी है, आपका पड़ोस पूरा नेपाल जो है आंदोलनरत है, वहाँ पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्या है इस सोशल मीडिया पर जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया ये सब, और उसके बाद अचानक गैर राजनीतिक तौर से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, कैसे देखते हैं इसे? एक्चुअली सर, मैं एक 2 पंक्तियां में बहुत ही शिद्दत से हर मंच से मैंने बोला है कि जब भी मगरूर के माथे की सिकन बोलेगी, इनकलाब आएगा, सूरज की किरण बोलेगी। तो क्या है कि जो वर्तमान वहाँ की सरकार है, मैं बिना उनका नाम लिए कहना चाहता हूँ कि उसकी तमाम जो नीतियाँ रही है वो अंतर्विरोधी रही हैं। वो युवाओं के और वहाँ के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भारत जैसे एक राष्ट्र जो कि उनके लिए ढेर सारी सुविधाएं मुहैया कराता है, उसके अगेंस्ट में रही हैं। उन्होंने पूरा एक मैप जारी करके कह दिया कि भारत का एक बड़ा हिस्सा अपना है। अभी उन्होंने एक जो लेटेस्ट मुद्दा है कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया जी। सोशल मीडिया, ये सर्वविदित है कि वर्तमान दौर में न केवल अपनी विचारों को प्रस्तुत करने का, न केवल अपने लोकल को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का, बल्कि इनकम का भी एक अच्छा खासा स्रोत है। मैं बहुत सारे ऐसे नेपाली सर नौजवानों को जानता हूं, मीडिया इन्फ्लुएंसर को जानता हूं, जो कि पूरी दुनिया में नेपाल की एक अच्छी छवि को प्रस्तुत कर रहे थे। मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, मुझे एक लाइन बताएगा, कोई बहुत लंबा नहीं, कि क्या इस आंदोलन के पीछे कुछ भारत विरोधी शक्तियाँ
शक्तियों को भी आप देख रहे हैं या आप सोच रहे हैं, कुछ ऐसा नजर आ रहा देखिए, है? जब भी कोई ऐसा आंदोलन होता है जो हिंसा का रूप ले लेता है तो लोग इसमें ऐसी चीजें तलाशते हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट मान्यता है कि ये वहां स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, क्योंकि इससे, उनके इस कदम से लाखों जो नौजवान हैं उनके पेट पर लात पड़ी है, इसीलिए वो बाहर निकले हैं। क्योंकि आपने कोई रोजगार के नए अवसर सृजन नहीं किए। जो ब्लॉगर थे वो लाखों रुपया कमा रहे थे, आपने सोशल मीडिया बंद करके उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया। जो आपके अगेंस्ट में आवाज उठ रही थी उनको दबाने का आपने प्रयास किया, तो स्वतः स्फूर्त है। स्वतः स्फूर्त है। उन्होंने 28 साल से ऊपर के लोगों को आंदोलन में भागीदारी से लड़कों ने, बच्चों ने रोक दिया है, तो इससे लगता है कि वो गैर राजनीतिक है। लेकिन बहुत से लोग देख रहे थे, आशंकाएं थी कि हो सकता है कुछ विदेशी शक्तियों का हाथ हो। इनकी मांगे जायज हैं। अगर अब मैं उनके फेवर में बोलूंगा तो कल को नेपाल सरकार ये बोले कि मैं आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहा हूं, जी, तो ये वाहियात तथ्य है। अगर ये एक तरह से नेपाल ऐसा सोचता है कि विदेशी ताकतें उनके देश में अशांति पैदा कर रही हैं, ये बिल्कुल एक गलत ऐतिहासिक तथ्य है। उनकी नीतियां, जो वर्तमान नेपाल सरकार की नीतियां हैं, वो इस आंदोलन के पीछे जिम्मेदार हैं। अपनी नीतियों को उनको चेंज करना होगा। जो लाखों नौजवान हैं उनको कम से कम आपको रोजगार के अवसर उनके लिए सृजित करना होगा। सोशल मीडिया को, कुछ हो सकता है कि आपको आपत्ति हो, आपत्तियों के साथ आपको देना होगा, ताकि जो वहां के लोग हैं रोजगार के इस जो नए क्षेत्र में अपनी सहभागिता करें, दुनिया के लड़कों के साथ कदम से कदम मिला करके चले। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ विदेशी ताकतों का इतना बड़ा योगदान है जितना कि खुद नेपाली सरकार का है। डॉक्टर शरदेन त्रिपाठी की बातचीत से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। इसमें कहीं से किसी राजनीतिक व्यक्ति, किसी विदेशी शक्ति या नेपाल के अन्य पड़ोसी देशों का कोई भी प्रत्यक्ष हाथ अभी तक पता नहीं चल सका है। और कुल मिलाकर ये आंदोलन ऐसे ही होता है जैसे किसी बदनाम, बेईमान राजा के कार्यों से जब जनता असंतुष्ट हो जाती है, जब प्रजा त्रस्त हो जाती है, तो उसके जो विरोध के स्वर होते हैं वो किसी पार्टी और दल के नेता का इंतजार नहीं करते, वो खुद सड़कों पर उतरते हैं। और नेपाल के छात्रों ने, नेपाल के युवाओं ने, जिनकी उम्र 28 साल से कम थी, वह इस सरकार की नीतियों से त्रस्त होकर के सड़क पर आए और इतने बड़े कार्य को अंजाम दिया। फिलहाल अभी कोई अधिकृत तौर से नहीं कहता कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कहाँ हैं, सेना प्रमुख स्थिति को संभाल रहे हैं। लेकिन आज भी हालत यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर अलर्ट मोड में, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। एसएसबी के जवान, थानों के सिपाही और विशेष फोर्स चौकसी में लगी हुई हैं। नेपाल में फंसे हुए भारतीय पर्यटकों को तो भारत में आने दिया जा रहा है, लेकिन सिद्धार्थनगर के हमने विभिन्न चेक पोस्टों का दौरा किया, बॉर्डर के क्षेत्र के इलाकों का दौरा किया, जिसमें खुनवा है, ककरावा है, कपिलवस्तु है। देखा, आप भी देखिए कि उसमें किस तरीके से भारतीय सुरक्षाकर्मी सक्रिय हैं और किस तरीके से चौकसी बढ़ाकर आवाजाही को पूरी तौर से रोक दी जा रही है। केवल नेपाल से पर्यटकों को उनके कागजात और आधार कार्ड देख करके ही भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। नेपाल की हालत अभी ठीक नहीं है। अभी बाहर के पर्यटकों से अपील करूंगा कि वे नेपाल के लिए प्लान मत बनाएं। साथ ही अब हमें ये देखना होगा कि नेपाल की आने वाली राजनीतिक हालत क्या होती है। वहां फिर से चुनाव होंगे, वहां इन दलों को लड़ने का मौका मिलेगा या आंदोलन कोई और भयानक होगा, कोई नया दल उभर के सामने आएगा, अभी कुछ पता नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे राजशाही समर्थकों का भी, राजशाही ताकतों का भी समर्थन है, लेकिन अभी कहीं दिखा तो नहीं है। हालांकि छिटपुट की खबरें जरूर ऐसी सुनने को मिल रही हैं कि आंदोलनकारी भी लोकतंत्र को की अपेक्षा
राजशाही को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल एक दिशाहीन स्थिति में है, एक भटकाव है और एक विरोधाभास से गुजर रहा है। अभी आने वाले 3-4 दिन ये तय करेंगे कि नेपाल की राजनीति किस करोड़ लेती है, वहाँ लोकतंत्र रहेगा या कोई नई व्यवस्था खासकर राजशाही काम होगी, ये देखना बाकी है और देखना दिलचस्प भी है। नमस्कार, मैं नज़ीर मलिक, कपिलवस्तु पोर्ट से। धन्यवाद।